नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माइस टेलर इनोवेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे RHI मैग्नीसिटा के बारे में। RHI मैग्नीसिटा के बारे में आज हम जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, देन इसके बात करेंगे हम इसके कुछ मोड्स के बारे में, फिर हम कुछ इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, कुछ इसके ग्रोथ और की ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बिजनेस मॉडल से। तो जो ये RHI मैग्नीसिटा है, ये बनाती क्या है? ये बनाती है रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स। अब रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? जैसे कि अभी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्री होगी, ग्लास इंडस्ट्री होगी और सीमेंट इंडस्ट्री होगी। इनके जो ये प्रोडक्ट है ना, ये स्टील और ग्लास सीमेंट, ये बनता किस में है? ये बनता है एक फर्नेस के अंदर। उस फर्नेस के अंदर बहुत ही हाई हीट होती है और उस हाई हीट को झेलने के लिए फर्नेस अकेला काफ़ी नहीं होता। उस हाई हीट की वजह से फर्नेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे काम आते हैं रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स। ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स ना इसकी फर्नेस की लाइनिंग के साथ लग जाते हैं और बहुत अच्छे से स्टील और सीमेंट और ग्लास, इस तरह के कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छे तरीके से काम आते हैं फर्नेस में। तो ये कंपनी बनाती है रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स और इस तरह के कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है ये कंपनी। अब हम बात करेंगे कंपनी की कुछ मोड्स के बारे में। तो कंपनी है ना, इसके अंदर ना बहुत ही हाई एंट्री बैरियर्स हैं। देखिए क्या है ना, इस इंडस्ट्री में ना जो है ना कि आपको काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी R&D बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप अपने पीयर्स से ना किसी तर्ज में आगे होने चाहिए, आपका मार्जिन उनसे अच्छा होना चाहिए, आपकी जो मार्केट में जो पकड़ होनी चाहिए ना वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। देखिए क्या है ना, इस कंपनी के पास खास बात क्या है कि ये ना अपनी R&D में बहुत अच्छी है और बहुत पहले से मार्केट में है। एक्चुअली ये एक फॉरेन कंट्री है, ऑस्ट्रिया की कंपनी है। इंडिया में ये RHI मैग्नीसिटा इंडिया के नाम से लिस्टेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके पास ऑलमोस्ट इंडिया का 20% मार्केट शेयर है। वैसे तो ग्लोबली देखा जाए तो इस कंपनी के पास ओवरऑल ग्लोबली 35% शेयर है इसके पास रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स का, बट 20% इंडिया में है। इनको आगे इसको बढ़ाना भी है। हम बोट्स की बात कर रहे थे, तो कंपनी के पास ना खुद की अपनी माइंस हैं, टर्की में, ब्राज़ील में और कुछ यूरोप में भी इनकी अपनी माइंस हैं। और देखिए क्या है ना कि जहाँ पे भी ये फर्नेसेस होते हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री या मैं ग्लास इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो वहाँ पे ना जैसे कि इन्होंने रिफ्रैक्टरीज ऑर्डर की, तो उस रिफ्रैक्टरीज को ना सेटअप करने के लिए रिफ्रैक्टरी कंपनीज को ऑलमोस्ट 3-4 साल लग जाते हैं उस चीज़ को सेटअप करने के लिए। और जो कि इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये स्टील इंडस्ट्री का और ये ग्लास इंडस्ट्री का या सीमेंट इंडस्ट्री का, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 3 या 4% बहुत मामूली सा परसेंटेज लगती है, कॉस्ट लगती है इनकी। तो ये इतने महंगे भी नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ना दूसरी कंपनीज होती है ना इस इंडस्ट्री में आ नहीं पाती है। ये पहले से वेल स्टैब्लिश कंपनियां ही, जिनके अच्छी एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो ही इसको हैंडल कर पाती हैं। इस तरह की कंपनी ही इस पे काम कर सकती है। ये इस कंपनी के पास मोट है। और आगे हम बात करेंगे इसके कुछ की ड्राइवर्स की, ग्रोथ ड्राइवर्स की। जैसे कि आपको पता ही है कि स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में एकदम से इनकी प्रोडक्शन में बूम आया है। हमारे इस बार के बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और जैसे जैसे ये सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और ये स्टील इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे को रिफ्रैक्टरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। अब जिस तरह की बजट में इस बार जोर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्होंने ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन होगी या जल जीवन मिशन हो गया, इस तरह की स्कीम से रिफ्रैक्टरीज प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफ्रैक्टरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए क्या है ना कि इनके पास खुद के इतने मोड्स हैं ना कि अब खुद की माइंस है, तो माइंस होने की वजह से ना क्या है ना कि इनको ना अपने पेयर कंपटीटर्स जो इनके हैं, उनको तो देखो सारा का सारा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ जाता है, पर इनके पास खुद की माइंस होने की वजह से ना इनको बहुत ही कम चाइना से इंपोर्ट कराना पड़ता है। ये सिर्फ 20% ही चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बाकी तो इनके पास इन हाउस खुद ही ये बना रहे हैं, खुद की माइंस है इनकी, तो वहीं से इनको अपना रॉ मटेरियल मिल जाता है। और देखिए क्या है ना कि इनका एक प्लांट है कटक उड़ीसा में, जिसमें ये मैग्नीशिया की ब्रिक बनाते हैं। देखिए 2 तरह की ब्रिक्स होती हैं, एक मैग्नीशिया ब्रिक होती है, एक होती है एल्यूमिना ब्रिक। तो मैग्नीशिया ब्रिक होती है ना, ये बहुत ही अच्छी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी बिल्कुल अच्छे से काम कर पाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है ना, तो ये मैग्नीशिया ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी जो पीयर्स हैं
वो सब तो वैसे हमारे पूरे इंडिया में ही ना 75% जितना भी ये मैग्नीशिया ब्रिक है ये सारा का सारा हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से और अदर कंट्रीज से भी। बट इस केस में भी ये अपने पीयर से बहुत आगे है, क्योंकि इनका जो कटक प्लांट है इसमें ये अपनी ना कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, डबल करने वाले हैं। इन्होंने इस बार अपना कैपेक्स में इन्होंने डिसाइड किया कि इस साल के अंदर ही अपनी कैपेसिटी को ये डबल कर लेंगे, और कैपेक्स में इन्होंने 500 करोड़ रुपीज़ इसी साल ये लगाने वाले हैं। अब इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मैग्नीशिया ब्रिक बहुत ज़्यादा बनाने लग जाएंगे ये, जो उनके रिफ्रैक्टिव प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं। उससे इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ना अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते हुए और अपना एक R&D सेंटर भी खोल रहे हैं इंडिया में। R&D सेंटर खोलेंगे, उसके बाद अपना एक ना ये मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसा बनाने वाले हैं जिससे ये एशिया और अफ्रीका की दोनों कॉन्टिनेंट की जो मार्केट है ना उसको आराम से कैटर कर पाएँ। तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। कंपनी का जो बेसिकली जो इसके मतलब जो इसका हाई एंट्री बैरियर्स का जो मोट है ना, इसको इसने अच्छे से प्ले किया हुआ है। इस तरफ दूसरी कंपनीज हैं और जल्दी से आ नहीं सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ग्लोबली जो RHI मैग्नीसिटा का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 35% है, बट इंडिया में ये परसेंटेज सिर्फ 20% मार्केट शेयर इनके पास है। तो एक तो ये इसको 20% से लेकर 30% तक लेके जाना चाहते हैं, और ये अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त ये ऑलमोस्ट 26% एक्सपोर्ट करते हैं, पर ये इसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 35% तक ले जाना चाहते हैं। अब ये कैपेक्स तो कर रही हैं, 500 करोड़ रुपीज़ इन्होंने इसी साल कैपेक्स करना है, और कैपेसिटी जो उनकी कटक प्लांट की है उसको भी डबल करने वाले हैं। तो इससे लगता है कि जल्दी से ये कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा लेगी, और काफ़ी अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है मुझे इस कंपनी का। अब हम इसकी सेल्स ग्रोथ की तरफ देखें तो पिछले 5 साल की CAGR की टर्म्स में ये 30.83% ग्रो हुई है, और हम अगर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ देखें तो ये भी 5 ईयर की इन टर्म्स ऑफ CAGR 31.2% ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ROE की तरफ देखें तो ये 5 साल में पिछले 25.45% ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ CAGR। ROCE की तरफ देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 35.74% से बढ़ रही है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखो तो जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 0.06। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी बहुत ही बेटर है। अब वो आपको देखना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।